नमस्कार दोस्तों। और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम मार्केट्स में ये डिस्कस करेंगे कि कौन से सेक्टर और कौन से जो क्वालिटी स्टॉक्स है वहाँ पे निवेश करने का मौका ये मार्केट्स हमको देगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमने देखा है कि आज जिस तरीके का बाजार का हाल है, कोरोना वायरस होने के बाद बाजार में काफ़ी अनसर्टेनिटी आई है। और इन्वेस्टर्स का जो कंफ्यूजन है कि कौन से शेयर में इन्वेस्ट करें या कौन से शेयर या कौन से सेक्टर से दूर करें। तो इस वीडियो में हम आज आपको हम बताएंगे कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो कंप्लीटली अवॉइडेबल है और जो कंप्लीटली इन्वेस्टमेंट ग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदे जा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहली बात तो दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं जो अभी काफी रेलेवेंट हो चुका है। पहली बात तो हमको पता नहीं कि ये कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक है ये कितने दिन चलेगा। कोई लोग बोल रहे हैं कि एक आध महीने का बात है, कोई 3 महीने की बात कर रहे हैं, कोई 6 महीने की बात कर रहे हैं। तो ये जो अनसर्टेनिटी है ये मार्केट्स में लगातार रहेगी। दूसरी बात, हमको ये भी पता नहीं है कि ये कोरोना वायरस कितने लोगों को इम्पैक्ट करेगा, कितने लोगों की जाने लेगा। और फाइनली ये लॉकडाउन जो है ये अभी करंटली 3 मई तक है। ये लॉकडाउन 3 मई के बाद कंप्लीटली हट जाता है या पार्शली हट जाता है या इसके बाद और थोड़ा बढ़ता है, ये किसी को पता नहीं है। तो मार्केट्स इस अनसर्टेनिटी के साथ अभी कंटिन्यू कर रहा है कि आगे का हाल कैसा रहेगा। तो डेफिनेटली हमको लग रहा है कि मार्केट्स की जो बॉटमिंग आउट की जो बात है वो तब बनेगी जब पूरी तरह से थिंग्स नॉर्मल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा जो ट्रिगर रहेगा बॉटम आउट होने के लिए वो कोरोना वायरस के वैक्सीन पे रहेगा। अभी दोस्तों, वैक्सीन कब बनेगी, कितना समय लगेगा, कभी इंटरनेशनल मार्केट्स में या इंडियन मार्केट्स में ये वापस लॉन्च हो जाएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो क्लियरली अभी वो ऐसा है कि हमको किसी को भी पता नहीं है कि ये बाजार में अनसर्टेनिटी का ये जो फेज है कब तक चलेगा। लेकिन जैसे हमने कहा है कि बाजार में ये जो अनसर्टेनिटी का फेज आया है ये ज्यादातर इसलिए आया है क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया डेफिनेटली खराब है। लॉन्गर टर्म में हमको लग रहा है कि अभी भी काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी सेक्टर्स में डिमांड रिलेटेड जो इश्यूज है या भारी गिरावट के इश्यूज है वो बेसिकली इसलिए है क्योंकि पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है, फैक्ट्रियां बंद है, ऑफिसेज बंद है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी पूरी तरह से ठप है। और इसीलिए शायद हम ये कह सकते हैं कि ज्यादातर ये एक हेल्थ इशू है और उसके बाद एक इकोनॉमिक इशू है। तो हम ये समझते हैं कि लॉन्गर टर्म में तो डेफिनेटली पैसा जरूर बनेगा, लेकिन इसके लिए दो ही चीजों की जरूरत है। पहला तो जो भी निवेश इन्वेस्टर्स करते हैं वो लॉन्ग टर्म यानी कम से कम 2 से 3 साल का नजरिया लेके ही करे। शॉर्ट टर्म में तो मार्केट्स प्योरली न्यूज फ्लो बेस्ड है। और जैसे हमने देखा है कि बाजार 7,500 के बॉटम से अभी वापस 9,200 पहुंचा है। अभी इस लेवल से ट्रेडिंग गेन्स भी बनाने के लिए बहुत दिक्कत की बात है क्योंकि जो निचले लेवल से मार्केट बाउंस बैक हो चुका है। अभी मार्केट्स वेरी क्लोजली इकोनॉमिक डेटा देखेगी, फाइनेंशियल नंबर देखेंगे, कॉर्पोरेट अर्निंग्स देखेंगे, जो अभी अर्निंग सीजन शुरू हुआ है। तो हमारा मानना है कि जो भी निवेशक कंपनी चुनता है वो पहले तो ऐसी कंपनी चुने जिसका बेसिकली कैश फ्लो ज्यादा है, क्योंकि हम समझते हैं कि कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उसका डिपेंडेंसी कैश फ्लो पे बेसिकली लॉन्गर टर्म में इतना नहीं है जितना शॉर्ट टर्म में। तो कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में कंपनी का कैश फ्लो थोड़ा सा इम्पैक्ट जरूर हो, लेकिन जो कंपनी का बिजनेस सॉलिड है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, बिल्कुल डेट फ्री बिजनेस है, ऐसी कंपनीज को बेसिकली नेक्स्ट 2-3 साल में वो कंपनी क्या कमाती है वो मार्केट्स क्लोजली वॉच करेगा। देखो, हम अभी आज इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनीज है या कौन से सेक्टर्स है जो इन्वेस्टर्स को अभी इस माहौल में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, और कौन सी ऐसी कंपनीज है जो ऐसे खराब मौके में या खराब मार्केट के सिचुएशन। तो पहली बात तो दोस्तों, हम बिफोर वी गेट इनटू कंपनीज हमको आपको बताना है कि दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो हमको समझना है कि कोरोना वायरस का बिजनेस और सेल्स पे इन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट रहेगा। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये डिसाइड करेगा कि कंपनी का बिजनेस कैसे आगे फ्लरिश हो।
और दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि कंपनी में फिक्स्ड कॉस्ट का परसेंटेज कितना है। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, तो वो मैं आगे आने वाले स्लाइड में आपको बताऊंगा। बट फिक्स्ड कॉस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। बट ये दोनों चीजें अगर हमने बहुत क्लोजली वॉच की, तो हमको हमारे कंपनी के सिलेक्शन में बहुत आसानी होगी, और हम वही कंपनीज लेंगे जहाँ पे रिस्क टू कैपिटल बहुत कम है, लेकिन जो प्रोपेंसिटी टू टू इंक्रीज अपसाइड, यानी जहां पे रिस्क रिवॉर्ड आपका बहुत अच्छा बन सकता है, ये दो फैक्टर। तो पहली बात तो व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट और इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दोस्तों, फिक्स्ड कॉस्ट का सीधा मतलब है कि ऐसे खर्चे जो कंपनी को खर्चा करना ही पड़ता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनकी फैक्ट्री बंद है या खुली है। तो ये ऐसे खर्चे हैं जो हर कंपनी को करने ही पड़ते हैं। इनको बाजार में अगर इनकी फैक्ट्री बंद भी हो गई, तो भी इनको ये खर्चे उठाने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जो फैक्ट्री के वर्कर की सैलरीज है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ की सैलरीज है, रेंटल्स है, फिर आपके इंश्योरेंस कंपनी के जो प्रीमियम ये लोग भरते हैं, ब्याज का जो खर्चा है, यूटिलिटी बिल्स है, ये सारे खर्चे ऐसे होते हैं जो कंपनीज को फिक्स कॉस्ट के डेफिनेशन में आते हैं, और इनको बेसिकली ये इनकर करने ही पड़ते हैं। अभी ऐसे सिनारियो में जब करंट लॉकडाउन चल रहा है, जब प्रोडक्शन बंद है, फैक्ट्रियां बंद है, प्लांट बंद है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा दोस्तों। इसका सीधा इम्पैक्ट ये है कि अगर मैं रेवेन्यू जीरो बनाता हूं, लेकिन मेरा खर्चा जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो मुझे कंटिन्यूसली देना पड़ेगा। अभी ऑब्वियसली ये बात काफी क्लियर है कि जो कंपनी का फिक्स्ड कॉस्ट परसेंटेज टोटल कॉस्ट में 20%, 30%, 40% है, वो कंपनी को शॉर्ट टर्म में तकलीफ होगी। अभी कौन सी कंपनीज को हमारा मानना है कि ये उन कंपनीज को ज्यादा तकलीफ होगी जहां पे कंपनी के पास ऑलरेडी काफी ज्यादा कर्जा अपने बुक्स पे है, और जिनके पास कोई कैश या लिक्विडिटी बुक्स पे नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि अगर मेरे कोई भी कंपनी में कर्जा नहीं है, या समझ लीजिए काफी मात्रा में बड़ी कैश बुक्स पे है, तो वो कंपनी को इस खराब समय में वो अपना ये जो पोजीशन है वो उसके लिए अच्छी तरह से रेडी है। बट जो कंपनी के पास कर्जा ज्यादा है, कैश बैलेंस बिल्कुल नहीं है, ऐसी कंपनीज में क्या होगा कि ये सारी कंपनी बेसिकली लॉसेस में जाएंगी, क्योंकि उनको फिक्स्ड कॉस्ट तो देना ही पड़ेगा, ऊपर से इनके कर्जे और भी बढ़ सकते हैं। तो हमको लग रहा है कि कोरोना वायरस का जो आउटब्रेक है, वो अभी ऐसे सेक्टर्स पे भारी नेगेटिव इम्प्लीकेशन देने वाला है जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, और वहां पे डिमांड बहुत सीवियरली इम्पैक्टेड है। हम आगे आपको ये सेक्टर्स के बारे में एक एक करके बताएंगे, लेकिन हमको लग रहा है कि ऐसे 14-15 सेक्टर है जहां पे एटलीस्ट अभी की सिचुएशन क्लियर बता रही है कि फिक्स कॉस्ट अगर ज्यादा है और डिमांड सीवियरली इम्पैक्टेड है, और ऊपर से कंपनी के पास काफी कर्जा है, कैश कम है, तो ये कंपनीज की फाइनेंशियल FY21 के लिए तो बहुत खराब होने की संभावना है। दूसरी बात है कि अगर ये लॉकडाउन 2-3 महीने, या समझ लीजिए 1-2 महीने में खत्म भी होता है, तो नॉर्मल सी आने के लिए दोस्तों काफी समय लगेगा। ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद इमीडिएटली कस्टमर्स अपने जेब से पैसा लेके वापस खर्चा करना चालू करेंगे। हमने काफी कंपनीज में बात की, कंपनीज का मानना है कि काफी हद तक कस्टमर का जो बाइंग है वो थोड़ा लिमिटेड होगा, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि काफी कंपनीज में काफी कटौती की जाएगी, एम्प्लॉयज को फ्रीज किया जाएगा, इंक्रीमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। तो ये रियलिटी है, और इसको कंपनीज कैसे फेस करेंगे, और कौन से सेक्टर्स होंगे जो इससे डेफिनेटली इमीडिएटली इम्पैक्टेड रहेंगे, ये अभी हम आगे वाले स्लाइड में आपको बता। पहली बात तो दोस्तों, ये एक सेक्टर्स ऐसे हैं जो काफी B2C और टिपिकली B2B सेगमेंट में आते हैं। पहला जो सेक्टर है वो ऑब्वियसली होटल सेक्टर है। होटल सेक्टर हम हमारे हिसाब से सबसे बैडली इम्पैक्टेड सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे जो लोगों की जरूरत लगती है, काफी लेबर इंटेंसिव बिजनेस है और सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस है। तो यहाँ पे हमको लग रहा है कि बहुत ही बड़ी दिक्कत होटल सेक्टर को कोरोना वायरस के कारण हो सकती है। दूसरी बात, जो सेक्टर जो और खस्ता हुआ दिख रहा है वो बेसिकली एविएशन है।
एविएशन जैसे सभी को पता है कि एविएशन सेक्टर में जो फिक्स कॉस्ट होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंटली ज्यादा होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है। तीसरा सेक्टर जो है वो टूरिज्म है, जो होटल रिलेटेड है। अगर होटल सेक्टर सो जाता है तो ऑब्वियसली टूरिज्म सेक्टर के लिए भी दिक्कतें होती है, क्योंकि टूरिज्म एक सर्विस ओरिएंटेड सेक्टर है, और अगर लॉकडाउन होता है तो लोगों का आना जाना घूमना फिरना बिल्कुल बंद हो जाता है। अभी चौथा जो सेक्टर है जो काफी पॉपुलर है इंडियन मार्केट्स में, वो है एंटरटेनमेंट और मीडिया सेक्टर। दोस्तों, एंटरटेनमेंट की बात करें तो जो भी कंपनीज मल्टीप्लेक्स के बिजनेस में है, सिनेमा के बिजनेस में है, टीवी चैनल्स के बिजनेस में है, इनको डेफिनेटली एक काफी नेगेटिव बिजनेस एनवायरनमेंट का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण एक है कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कहा है कि लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। तो एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर लोग कहीं बाहर नहीं जा सकते तो ऑब्वियसली मूवीज का लाइनअप आएगा नहीं, टिकटें बिकेगी नहीं, थिएटर्स बंद रहेंगे। तो इस माहौल में कंडीशन और खराब होगी। अगर मीडिया चैनल्स की बात करें तो यहाँ पे भी दिक्कतें ऐसी है कि जो एडवर्टाइजिंग का जो रेवेन्यू है ज्यादातर जो एफएमसीजी और बड़ी कॉरपोरेट से आता है, वहां पे भी थोड़ी बहुत कटौती होने की कारण है। अभी जो पांचवा सेक्टर है जहां पे हमको लग रहा है कि बहुत भारी गिरावट पहले से थी बाजार में, वो था ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स। ऑटो कंपोनेंट्स तो ऑटो सेक्टर से रिलेटेड है, लेकिन ऑटोज में हमने देखा है कि BS4 नॉर्म्स के बाद BS6 नॉर्म्स आ गए हैं। उसके बाद ऑलरेडी डिमांड कमर्शियल व्हीकल में, टू व्हीलर में, पैसेंजर कार सेक्टर में बहुत कम था। तो इसका मतलब ये है कि आगे आने वाले कम से कम 6 से 8 महीने तक हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी इंप्रूवमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर में आएगी, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्ट फाइनेंस वाला सेक्टर था। जब लिक्विडिटी मिलती थी तभी ये सेक्टर अच्छी तरह से ग्रो होता था। और यहाँ पे दिक्कतें ये भी थी कि एनबीएफसी भी काफी हद तक ये ऑटो के सेल्स को फाइनेंस करते हैं। अभी जिस प्रकार के दिक्कतें एनबीएफसी की लिक्विडिटी पे है, हमको लग रहा है कि यही एक सेक्टर है जो शायद 2-3 क्वार्टर के लिए बहुत ही खराब नंबर्स दिखाने की क्षमता रखता है। उसके बाद आता है लॉजिस्टिक और मेटल्स। लॉजिस्टिक सेक्टर ज्यादातर डोमेस्टिक ड्रिवन सेक्टर बिजनेस है, और ये इसलिए इफेक्ट हो सकता है क्योंकि अगर गुड्स की मूवमेंट इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होती तो क्वाइट ऑब्वियस है कि इन कंपनीज का जो वॉल्यूम है वो बहुत बुरी तरह से श्रिंक होगा। रही बात मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर तो एक ग्लोबली ओरिएंटेड सेक्टर है। चाइना, यूरोप और यूएस में जो भी डेवलपमेंट्स होते हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे होता है। चाइना में जिस प्रकार से कोरोना वायरस का आउटब्रेक हो गया, अभी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन उनकी जो बाइंग थी वो मेटल प्राइसेस को डिटरमिन करती थी। तो हमको लग रहा है कि मेटल सेक्टर में भी काफी दिक्कतें हो सकती है। बाकी के दो सेक्टर जो बहुत खराब नतीजे दिखाने की क्षमता एटलीस्ट नियर टर्म में दिखते हैं, वो बेसिकली टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, अपैरल और रियल एस्टेट है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का जो बिजनेस है वो ज्यादातर लेबर इंटेंसिव होता है। इनका जो लेबर बेस है वो ज्यादातर चाइना, हांगकांग, बांग्लादेश जैसे कंट्रीज में है, जहाँ पे सस्ते मात्रा में ये कंपनीज वहां से अपना प्रोडक्ट बनाते थे और बाद में ओवरसीज मार्केट्स को एक्सपोर्ट करते थे। रियल एस्टेट मार्केट की बात करें तो रियल एस्टेट मार्केट काफी बुरी तरह से ऑलरेडी पिट चुका था। लेकिन अभी जिस प्रकार की मंदी मार्केट में आई है, हमको लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले 12 से 15 महीने में कोई बड़ा डिमांड रिवाइवल यहाँ आएगा नहीं। यहाँ पे भी सीधी सी बात है, कोरोना वायरस के कारण लिक्विडिटी कंप्लीटली ड्राई अप हो चुकी है। नए खरीदार आ नहीं रहे, एग्जिस्टिंग जो प्रॉपर्टीज है वो भी बिक नहीं रही है। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर रियल एस्टेट के लिए रहेगा। अभी उसके बाद जो सेक्टर्स हमको लग रहा है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है वहां पे दिक्कतें बढ़ सकती है, स्पेशली मरीन एक्सपोर्ट्स और शिपिंग रिलेटेड। मरीन एक्सपोर्ट्स की बात करें तो काफी ऐसी इंडियन कंपनीज है जो एक्सपोर्ट अपने मरीन प्रोडक्ट्स की करती थी यूएस को, चाइना को, एशियन इकोनॉमीज को। तो यहाँ पे डेफिनेटली डिमांड बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी है, क्योंकि खरीदार अभी कंप्लीटली वैनिश हो चुके हैं, प्राइसेस क्रैश हो चुके हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जब तक नॉर्मल सी आती नहीं है तब तक मरीन एक्सपोर्ट्स का जो एक्टिविटी है वो बेसिकली आगे बढ़ने का नाम नहीं लेगी। उसके बाद आता है शिपिंग। शिपिंग सेक्टर जैसे हम सबको पता है कि ग्लोबली और डोमेस्टिकली अगर पोर्ट्स बंद किए जाते हैं और शिप्स की मूवमेंट होती नहीं है, तो डेफिनेटली इनका बिजनेस वॉल्यूम ओरिएंटेड होता है और इनके मार्जिन्स वॉल्यूम के ऊपर काफी मात्रा में डिपेंडेंट होते हैं। तो शिपिंग एक दूसरा सेक्टर है जो काफी हद तक इस कोरोना वायरस के कारण इम्पैक्ट होगा।
और फाइनली हम रिटेल और कैपिटल गुड्स की तरफ आते हैं। दोस्तों, रिटेल एक ऐसा सेक्टर है जो दो हिस्सों में हम बांट सकते हैं। एक तो जो इसेंशियल कैटेगरी और दूसरा डिस्क्रिशनरी कैटेगरी। इसेंशियल कैटेगरी के दुकानें तो अभी भी चल रही है, थोड़ा बहुत 50% पे ये माल अभी भी अपना सामान बेच रहे हैं। बट जो डिस्क्रिशनरी यानी जो जरूरत की चीजें नहीं है, वहां पे हमने देखा है कि लोगों ने अपने हाथ कंप्लीटली इन चीजों के लिए बंद किए हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली दिक्कतें होंगी। और अगर हम कैपिटल गुड्स की बात करें तो कैपिटल गुड्स एक ऐसा सेक्टर है जो तभी फलता है जब कंपनीज अपने कॉर्पोरेट कैपेक्स प्लान्स अनाउंस करती है, ज्यादा कैपेसिटी डालती है। अभी हमने काफी कॉर्पोरेट से बात की है, उन्होंने हमको क्लियरली कहा है कि अगले 12 महीने के लिए जो भी कैपेक्स उन्होंने अनाउंस किया है, वो उन्होंने ज्यादातर डिसाइड किया है कि इसको आइदर कैंसिल करे या कट बैक करे। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको कैपिटल गुड्स की कंपनीज पे आएगा। मिसाल के तौर पे जो भी प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट है वो तो इनकम्प्लीट रहेंगे, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स कोई भी कैपिटल गुड्स कंपनी को मिलने में अभी शायद 6 से 8 महीना लगेगी। और सबसे बड़ी बात, एग्जीक्यूशन जब तक नॉर्मल सी आती नहीं है तब तक हमको नहीं लग रहा है कि आपको ये कंपनीज में कोई बड़ा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, बोथ ऑर्डर इनफ्लो पे एज वेल एज ऑर्डर एग्जीक्यूशन। फाइनली हम आते हैं डिस्क्रिशनरी सेगमेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो लग्जरी आइटम होते हैं, व्हाइट गुड्स होते हैं, ज्वेलरी होती है, ये ऐसे आइटम है जो लोग नॉर्मल मार्केट में ही खरीदते हैं। ऐसे बाजार में जब सर्वाइवल सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पे इन सेगमेंट्स के लिए हमको लग रहा है जो भी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, आने वाले कम से कम 3 से 4 क्वार्टर्स बिजनेस के लिए काफी खराब होने की उम्मीद है। अभी दूसरी सेट ऑफ कंपनीज जो काफी बैडली इंपैक्टेड होगी वो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस में। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इकोनॉमी के लिए, क्योंकि फाइनेंस सारे कॉर्पोरेट्स को ग्रोथ इंजन प्रोवाइड करता है। और ये अभी काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि ओरिजिनल जो उन्होंने पैसा लेंड किया है, वहां पे कितने खराब एसेट्स होंगे, कितनी एसेट क्वालिटी स्ट्रेस में आएगी। तो यहाँ पे जो सेक्टर्स हमको लग रहा है जो देखने लायक और जो काफी इम्पैक्टेड होंगे एटलीस्ट नियर टर्म में, उनमें से पहला नंबर तो कॉर्पोरेट और रिटेल बैंक्स का आता है, दूसरा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का आता है, तीसरा एनबीएफसीज का आता है। और यहाँ पे हमने देखा है कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है, जो कमर्शियल व्हीकल ट्रैक्टर फाइनेंसिंग वाली कंपनियां है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली कंपनियां है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस वाली कंपनियां है, इनके लिए हमको लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में दिक्कतें बढ़ेंगी। क्योंकि इनकी जो साइकिल है, कलेक्शन साइकिल है, और जो इंटरेस्ट पेमेंट का जो साइकिल है, वो बहुत क्रिटिकल होती है। अगर इनको एक साइड से इनकम मिलता नहीं है तो उनको ब्याज फिक्स्ड होता है, और ये ब्याज का साइकिल कंटिन्यूअसली चलता है। तो दोस्तों, ये जो सेक्टर्स है यहाँ पे हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। हालांकि ये सेक्टर्स लॉन्गर टर्म में जरूर अच्छा करेंगे, लेकिन आने वाले 3 से 4 क्वार्टर में हमको लग रहा है कि ये हो सकता है कि नतीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से और शेयर प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक नेगेटिविटी और दिखा सकते हैं। दूसरी जो सेगमेंट्स है जहां पे हमको लग रहा है कि थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, उसमें से क्रेडिट कार्ड की कंपनियां है, एमएफआई कंपनियां है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, जो म्यूचुअल फंड्स कंपनी है, ब्रोकिंग कंपनीज है। तो इनके ऊपर डेफिनेटली थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है, क्योंकि फाइनली ये कस्टमर सेंट्रिक है। और जब बाजार का सेंटिमेंट और बाजार में जो स्ट्रेस लेवल्स हम दूसरे सेक्टर्स में दिख रहे हैं, इसका सीधा इम्पैक्ट इन सेक्टर्स पे भी देखने को मिलेगा। अभी दोस्तों, पहला जो सेक्टर है और पहली जो कंपनी है जहां पे हमको लग रहा है कि ये एक यू नो सेक्टर बहुत भारी तरह से इफेक्ट होगा, वो बेसिकली होटल सेक्टर है। दोस्तों, जैसे हमने पहले कहा था कि होटल सेक्टर में काफी बड़े दिग्गज कंपनियां जैसे कि इंडियन होटल्स है, ईस्ट इंडिया होटल्स है, लेमन ट्री है, कसिनो प्लेयर्स, डेल्टा कॉर्प है। तो ये सारी कंपनीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फिक्स कॉस्ट करीबन 40 से 50% उनके रेवेन्यूज का बनता है। और इनके पास काफी सिग्निफिकेंट कर्जा बैलेंस शीट पे ऑलरेडी है, और इनके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज बहुत कम है। जैसे हमने कहा है कि कंपनी जो वीक ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट करती है, इसके लिए दिक्कत पहले से थी और अभी तो और ज्यादा बढ़ेगी। अगर हम डेल्टा कॉर्प की बात करें तो ये कंपनी ने अभी एक बायबैक अनाउंस किया है। बट हमको लग रहा है कि इनका जो बिजनेस है वो ज्यादातर गोवा सेंट्रिक है, और गोवा में जिस प्रकार का टूरिज्म का इफेक्ट है, वो पूरी तरह से ठप हो चुका है। और इसलिए हमको लग रहा है कि बायबैक के बावजूद ये स्टॉक में ऐसा कोई नया टर्म में कोई बड़ा इम्पैक्ट आएगा पॉजिटिवली, ऐसा लग नहीं रहा है। दूसरी बात ऐसी है कि काफी कंपनीज कैपेक्स मोड में थी। जैसे कि लेमन ट्री की बात करें तो लेमन ट्री ने कम से कम 600 करोड़ का कैपेक्स
आउटलाइन किया था और काफी पैसा ऑलरेडी इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अभी ऐसे माहौल में ये कैपेक्स का क्या होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसकी रेवेन्यू कब आएगी, और सबसे बड़ी बात ये कैपेक्स इन्होंने कर्जे से फाइनेंस किया था। तो हमको लग रहा है दोस्तों ये सेक्टर से बिल्कुल अवॉइड करें। हमको लग रहा है शायद आने वाले दिनों में और भी थोड़ी निचले लेवल ये सेक्टर आपको दिखाने को पॉसिबिलिटी रख सकता है, जब तक नॉर्मल सी नहीं आती। और ऐसा अनुमान है कि कम से कम 12 से 15 महीने तक कोई नॉर्मल की इसके साइंस इस सेक्टर में दिख नहीं रहे। अभी बाकी जो नेक्स्ट 2-3 सेक्टर है जो होटल सेक्टर के बाद इम्पैक्ट होंगे, वो होगा पहला तो एविएशन, उसके बाद टूरिज्म और उसके बाद एंटरटेनमेंट। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दोस्तों जहां पे फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, 20 से 35% फिक्स कॉस्ट का रेंज इन सेक्टर्स में है। और दूसरी दिक्कत की बात है कि ये सारे कंपनीज में कर्जा बुक्स पे काफी ज्यादा है। स्पेशली अगर हम मिसाल के तौर पे एविएशन की बात करें, तो एविएशन में एम्प्लॉय बेस काफी बड़ा लगता है। इनफैक्ट इंडिगो के करीबन 25,000 एम्प्लॉयज है, स्पाइस जेट, गो एयर, ये सारी जो कंपनीज है इन्होंने ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को कहा है कि वो लॉन्ग लीव पे जाए, उनको इस पीरियड के लिए कोई सैलरी मिलेगी नहीं। अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एविएशन सेक्टर की जो कैपिटल इंटेंसिटी है वो भी काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि उनके सारे एसेट्स होते हैं, जो एरोप्लेन्स होते हैं, वो ज्यादातर कर्जे से बोरो किए हुए फंड से आते हैं। तो अगर इनका धंधा बिल्कुल एक तरीके से लॉकडाउन और बंद होता है, तो डेफिनेटली इनको दिक्कतें ज्यादा होगी। रही बात एंटरटेनमेंट ब्रॉडकास्टर्स की बात, तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत कम है। लेकिन एक बात जरूर है कि जो एंटरटेनमेंट वाले कंपनियां हैं, जैसे कि पीवीआर है, चैनल की बात करें तो जी एंटरटेनमेंट है, सन टीवी है, यहाँ पे इस कंपनीज के पास एक बात अच्छी है कि ये अभी भी काफी कैश रिच है। इनका बैलेंस शीट पे कर्जा रीजनेबल है, और ये एटलीस्ट नियर टर्म में अपना जो फिक्स कॉस्ट का बर्डन है वो थोड़ा सा सर्विस कर सकते हैं। रही बात ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स की, और लॉजिस्टिक और मेटल और टेक्सटाइल कंपनीज की, तो यहाँ पे भी दिक्कतें बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट यहाँ पे जो फिक्स कॉस्ट का जो परसेंटेज है वो करीबन 10 से 30% है। और यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम ऑटो कंपनीज को देखें तो गिने चुने ऑटो कंपनीज है, जैसे कि बजाज ऑटो है, हीरो मोटरकॉर्प है, जो अभी भी कैश रिच है, मारुति है जिसके पास करीबन 35,000 करोड़ की कैश है, कर्जा बिल्कुल नहीं है। तो इन कंपनीज के लिए दिक्कतें नहीं होंगी। लेकिन अगर हम ऑटो कंपनीज में टाटा मोटर और अशोक लेलैंड की बात करें, तो इनके पास बहुत ज्यादा कर्जा है। इनफैक्ट टाटा मोटर्स के पास करीबन 75 से 80 हजार करोड़ की कर्जा है। अशोक लेलैंड के पास भी कर्जा काफी है। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे खराब माहौल में ये कर्जा और दिक्कतें इनको लिए मुसीबतें बढ़ाएगा। रही बात लॉजिस्टिक कंपनीज की, मेटल कंपनीज की और टेक्सटाइल कंपनीज की, तो हाल वही है। फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट शॉर्ट टर्म में इनके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन करेगा। और हालांकि ये कंपनीज बहुत लेबर इंटेंसिव है और यहाँ पे इन्होंने टेक्नोलॉजी जरूर यूज की है, लेकिन फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट ज्यादा होने के कारण इनके लिए भी बॉटम लाइन और जो ऑपरेशनल प्रॉफिट है वो आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए काफी दिक्कत भरा मामला हो सकता है। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं रियल एस्टेट, मरीन फूड्स और शिपिंग लाइन। ये जो सेक्टर्स है, जैसे हमने पहले भी कहा कि यहाँ पे डिमांड बिल्कुल ड्राइव हो चुका है और फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट्स करीबन 10 से 25% है। यहाँ पे डिमांड सिनेरियो अगले 2-3 क्वार्टर्स के लिए बहुत ही खराब लग रहा है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शंस अगर हम देखें तो कंपनीज है जैसे कि डीमार्ट है, अवंती फीड्स है, जो बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कर्जा बिल्कुल बैलेंस शीट पे नहीं है, और इनके पास अभी भी काफी अच्छा कैश फ्लो जनरेशन हो रहा है। अभी दूसरी बात अगर हम देखें तो यहाँ पे कैपिटल गुड्स और डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स, जैसे कि वाइट गुड्स हो गया, लग्जरी आइटम्स हो गया, ज्वेलरी हो गया, तो दोस्तों ये हमको लग रहा है कि बहुत ही तकलीफ वाला मामला है। क्योंकि आज के माहौल में सोने की ज्वेलरी हो या कोई महंगा गिफ्ट आइटम हो, गारमेंट हो, तो ये सारे आइटम्स लोग अपने घर पे बेसिकली कंजर्व कर रहे हैं, कोई नया पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हमको लग रहा है कि कैपिटल गुड्स और डिस्क्रिशनरी सेक्टर से तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो नंबर आएंगे वो बहुत नेगेटिवली मार्केट्स को नेगेटिवली सरप्राइज करने की क्षमता रखते हैं।
और यहाँ पे अगर मैं कैपिटल गुड्स की बात करूँ तो जो सबसे बड़ा हिट कंपनीज को लगेगा वो होगा बीएचईएल, थर्मैक्स, कमिंस, जहाँ पे अभी रिकवरी बहुत तकलीफ वाला मामला लग रहा है। और आने वाले 2-3 क्वार्टर्स के लिए हमको लग रहा है कि ये कंपनीज में जो ऑर्डर बुक इनफ्लो है वो काफी सिग्निफिकेंटली कम होगा, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर कॉर्पोरेट कैपेक्स कम होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट नेगेटिवली इन कंपनीज में पड़ सकता है। दोस्तों अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स की बात करें तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस सेक्टर में फेस करने वाली जो सेगमेंट है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में हमने देखा है कि पहले तो रियल एस्टेट की कीमतें कम होने से इनकी जो एसेट वैल्यू है बुक्स पे वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, जो ऑलरेडी इनके कस्टमर्स है वहां से इनके ईएमआई पेमेंट्स कितने देरी से आएंगे वो कहना मुश्किल है। ऑलरेडी गवर्नमेंट ने इनको एक 3 महीने का मॉरेटोरियम जरूर दिया है, लेकिन मानना है कि अगर ये 3 महीने के बाद भी अगर इंटरेस्ट पेमेंट टाइम पे आता नहीं है तो इनके लिए काफी बड़ी दिक्कतें हो सकती है। दूसरी बात, जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और नॉन सैलरीड वाले सेगमेंट यानी बिजनेस सेगमेंट को पैसा देते हैं, वहां पे दिक्कतें और बढ़ सकती है। स्पेशली अगर हम एसएमई सेगमेंट की बात करें, अगर हम एमएसएमई सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि लिक्विडिटी और वर्किंग कैपिटल के लिए ये कंपनीज के पास बिल्कुल पैसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम आगे हो सकता है। अवॉइडेबल कैटेगरीज हमारे हिसाब से जो कंपनियां काफी बड़ी है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, वो इंडिया बुल्स है, पिरामल एंटरप्राइजेस है, जो काफी हद तक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट से अपना बिजनेस जनरेट करती थी। तो यहाँ से हमको लग रहा है कि इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा बच के रहना चाहिए। नतीजे तो बिल्कुल अच्छे आने आने की उम्मीद नहीं है। और आगे मैनेजमेंट कमेंट्री क्या होगी वो हमको लग रहा है विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेटली इमिडिएटली इसमें कोई निवेश करने का मौका बिल्कुल नहीं बनता है। अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स में दूसरी जो कंपनीज है जो इफेक्ट हो सकती है वो बेसिकली व्हीकल फाइनेंस वाली कंपनियां हो सकती है, जो बेसिकली कमर्शियल व्हीकल, पैसेंजर कार व्हीकल्स को फाइनेंस करती थी। अभी के बाजार के माहौल में जब डिमांड ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, लोग नई गाड़ियां नई ट्रक खरीद नहीं रहे हैं, हमको लग रहा है कि इनके लिए दिक्कत होगी कि जो ऑलरेडी इन्होंने व्हीकल्स फाइनेंस किया है वहां से कैश फ्लोज इनको कभी और किस समय पे मिलती है, क्योंकि डिलेस तो यहाँ पे जरूर होने की संभावना है। गोल्ड फाइनेंस कंपनीज की बात करें तो यहाँ पे भी दिक्कतें हो सकती है शॉर्ट टर्म में। इनका जो मेन मार्केट है वो बेसिकली रूरल इंडिया है। गांव में लोग अपना सोना गिरवी रखते हैं और 6 से 12 महीने की उनकी जो जरूरतें होती है ये गोल्ड लोन्स इनकी मदद करता है। लेकिन इनके लिए जो सबसे बड़ा एसेट है वो बेसिकली इनका जो सिक्योरिटी है, जो ये गोल्ड उनका ये कंपनीज को देते हैं। गोल्ड के प्राइसेस काफी हद तक बढ़ रहे हैं और इसका मतलब इनका जो लोन टू वैल्यू का जो रेशियो है वो काफी अच्छी तरह से वेल सिक्योर्ड है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमको नहीं लग रहा है कि गोल्ड फाइनेंस कंपनीज में कोई बड़ी बिकवाली या प्रॉब्लम होने की संभावना है, क्योंकि सारी कंपनीज के पास लिक्विडिटी काफी है और शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये क्राइसिस वो मैनेज कर सकते हैं। रही बात माइक्रो फाइनेंस कंपनीज की, तो माइक्रो फाइनेंस जो एमएफआई वाली कंपनियां है जैसे कि बंधन बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक है, इक्विटास, उज्जीवन, जो ज्यादातर रूरल इंडिया के इंटीरियर रीजन्स के कस्टमर्स को सर्विस करती है, हमको लग रहा है दोस्तों यहाँ पे दिक्कतें और बढ़ सकती है, क्योंकि लोन रिकवरी का जो मामला है वो पूरी तरह से लॉकडाउन से ठप पड़ गया है। अभी जब तक लोन रिकवरी का प्रोसेस नॉर्मल नहीं होता है, हमको लग रहा है कि ये सारे जो कंपनीज है इनको अपने कस्टमर्स को मोरेटोरियम देना पड़ेगा और स्लोली स्लोली नॉर्मल सी आने के पहले उतना जो डिले है वो उनके बुक्स में उनको अकाउंट करना पड़ेगा। तो ये डेफिनेटली एक तक ये कोरोना वायरस से काफी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा। इसके बाद आता है कंज्यूमर फाइनेंस कंपनी का नंबर। कंज्यूमर फाइनेंस कंपनीज वो कंपनीज है जो बेसिकली कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और छोटे मोटे जो अप्लायंसेस है या जो स्मॉल टिकट आइटम्स है जो फाइनेंस करते हैं। यहाँ पे हमने देखा है कि हालांकि टिकट साइज कम है, यहाँ पे बिजनेस डेफिनेटली इफेक्ट हो चुका है, क्योंकि जो खरीदने वाला नया कस्टमर है वो तो बिल्कुल गायब हो गया है और जो पुराना कस्टमर है, जो पुराना बोरोवर है, वहां उससे पैसा रिकवर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो चुका है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो बजाज फाइनेंस है वो बहुत बड़ा प्लेयर है और इसके पास काफी बड़ा पेरेंटल सपोर्ट है, बजाज ऑटो इनकी पेरेंट है।
और इनकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफी है, इनके पास लिक्विडिटी भी काफी अच्छी है। लेकिन नियर टर्म में हमको लग रहा है कि जिस प्रकार का माहौल बाजार में चल रहा है, हो सकता है कि इनके लिए भी आने वाले 2-3 क्वार्टर काफी खराब हो। इन्होंने ऑलरेडी अपने मैनेजमेंट कॉन कॉल में कहा है कि लॉकडाउन अगर ज्यादा एक्सटेंड होता है तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, क्योंकि नया बिजनेस तो बिल्कुल बंद हो गया है और एग्जिस्टिंग बिजनेस से जो ईएमआईज का पैसा रिकवर करना है, इसके लिए भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। हालांकि ये कंपनी इतनी भी छोटी नहीं है कि वो ये चैलेंज को फेस नहीं कर सकती, लेकिन डेफिनेटली शॉर्ट टू मीडियम टर्म में हो सकता है कि इनके मार्जिन्स और इनका जो इनकम ग्रोथ है वो थोड़ा सा डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। फाइनली हम आते हैं अभी एसेट फाइनेंस कंपनीज पे, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करते हैं, जैसे कि एल एंड टी फाइनेंस मिसाल के तौर पे। हमको लग रहा है कि ये सारी कंपनीज में लिक्विडिटी की बहुत बड़ा रोल होता है, और लिक्विडिटी अगर बंद होती है तो डेफिनेटली इनके लिए सर्वाइवल की बहुत बड़ी दिक्कत होगी। एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस भी देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो अदर प्लेयर्स है, जैसे कि मैग्ना फाइनेंस हो गया, श्रीराम ट्रांसपोर्ट हो गया, एसआरई फाइनेंस हो गया, एल एंड टी फाइनेंस हो गया, तो दोस्तों ये कंपनीज में हमारा मानना है कि ऐसे कंपनीज में इन द नियर टर्म तो निवेश करने का मौका बिल्कुल नहीं है। अगर न्यूज फ्लो के हिसाब से ये शेयर्स चल रहे हैं तो प्योरली न्यूज फ्लो से ही चल रहे हैं। इनमें कोई फंडामेंटल चेंज या इंप्रूवमेंट आने की संभावना एटलीस्ट कम से कम 2-3 क्वार्टर के लिए तो दिखती नहीं। फाइनली रिटेल ओरिएंटेड जो बिजनेसेस है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, यहाँ पे हमको लग रहा है कि काफी हद तक बैंकों ने और जो क्रेडिट कार्ड कंपनीज ने ऑलरेडी अपने जो क्रेडिट लिमिट्स होते हैं कार्ड्स पे, वो काफी घटा दिए हैं, क्योंकि अनुमान है कि ऐसे समय में जो बोरोवर होता है वो समय पे पैसा देता नहीं है, डिफॉल्ट करता है। तो इसलिए हमको लग रहा है कि एसबीआई कार्ड्स हो, निप्पॉन एएमसी हो, एचडीएफसी एमसी हो, आईसीआईसीआई प्रू हो, यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि हमने कि एसआईपी के रूट के थ्रू जो क्लोजर रेट्स है वो करीबन 65-70% पहुंचे हैं। तो दोस्तों ये भी एक डेफिनेटली चिंता की बात है, क्योंकि अगर फ्रेश इन्फ्लोज एसेट मैनेजमेंट कंपनीज को नहीं मिलते तो डेफिनेटली इनके लिए आगे दिक्कतें बढ़ सकती है। तो ये भी एक सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि अभी फिलहाल खरीदने का मौका नहीं है। थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि और करेक्शन आना बाकी है और उसके बाद शायद कोई वैल्यू इसमें मिले। फाइनली ब्रोकरेज कंपनीज का भी एक बहुत बड़ा रोल मार्केट में है। काफी कंपनीज, ब्रोकरेज कंपनीज लिस्टेड है, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल है, कोटक सिक्योरिटीज है जो कोटक बैंक में इनबिल्ट है, एडलवेस है। तो ये सारी कंपनीज में हमको लग रहा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। मोर इम्पोर्टेंटली लॉकडाउन के कारण जो वर्क फ्रॉम होम हो रहा है वो डेफिनेटली इन कंपनीज को थोड़ी बहुत राहत जरूर दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स काफी इम्पैक्ट हो चुके हैं। और ये डेफिनेटली ये कंपनीज के लिए काफी दिक्कत भरा मामला है, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ी कंपनीज है इनके पास फिक्स्ड कॉस्ट का एलिमेंट काफी सिग्निफिकेंट है, काफी बड़ा एम्प्लॉय बेस है। तो ये इन द शॉर्ट टू मीडियम टर्म में सेक्टर अंडर परफॉर्म करेगा। यहाँ पे भी दोस्तों निवेश का मौका अभी नहीं है, और जो वैल्यूएशंस पे अभी ये ट्रेड कर रहे हैं, हो सकता है कि थोड़ी बहुत और बिकवाली आपको जून जुलाई के बाद देखने को मिले। अभी हम थोड़ा प्राइवेट बैंक्स की बात करते हैं। दोस्तों प्राइवेट बैंक्स में अभी भी हमको लग रहा है कि हालांकि ये भी कोरोना वायरस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बहुत बिजनेस में इम्पैक्ट जरूर इनको मिलेगा, लेकिन इनका बिजनेस थोड़ा सा वेल डाइवर्सिफाइड है। प्लस इनका बिजनेस वेल कैपिटलाइज्ड है, इनके पास काफी सिग्निफिकेंटली लार्ज कैपिटल है, जैसे कि अगर हम एचडीएफसी बैंक की बात करें, एक्सिस बैंक की बात करें, आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई बड़ा पैनिक सेल ऑफ या कोई बड़ा पैनिक सेल होगा। तो क्लियरली एसेट क्वालिटी के लेवल्स थोड़े से बढ़ सकते हैं, लेकिन सारा ज्यादातर बैंक्स कॉर्पोरेट और रिटेल दोनों में है। हो सकता है कि जो बैंक्स लार्जली रिटेल ओरिएंटेड है, जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, जहाँ पे कासा रेशो काफी सिग्निफिकेंट है, ये बैंक्स में दिक्कत थोड़ी कम रहेगी। और जो कॉर्पोरेट ओरिएंटेड बैंक्स है वहां पे दिक्कतें शायद ज्यादा होगी। बट ओवरऑल हमको नहीं लग रहा है कि ये सेक्टर में कोई बड़ी गिरावट अभी इन लेवल से आने की अपेक्षा है। हालांकि ये भी क्वार्टर फोर के बाद जो कमेंट्री आएगी मैनेजमेंट्स की, उसके बाद ही कहा जा सकता है कि कितना डैमेज ये बैंक्स अपने आने वाले साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमको लग रहा है कि लोग इन्वेस्टर्स को अगर प्राइवेट बैंक्स और पीएसयू बैंक्स में चुनना है, तो हमको लग रहा है कि अभी भी पीएसयू बैंकों से बिल्कुल दूर है। पीएसयू बैंकों में हमको लग रहा है कि निवेश का मौका बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एसेट क्वालिटी का स्ट्रेस है वो बहुत काफी सिग्निफिकेंट है, और हो सकता है कि आपको और निचले लेवल ये पीएसयू बैंक्स में देखने को मिले। रही बात जो बड़े अच्छे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है, उनमें एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोई भी गिरावट आती है तो हमको लग रहा है कि इनको डेफिनेटली एक्यूमुलेट करना चाहिए। हालांकि दोस्तों ये शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है, यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, और लॉन्गर टर्म में ही यहाँ से अच्छा। तो दोस्तों हम फाइनली आते हैं कि अभी ये सब बातें करने के बाद हम आते हैं कि कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस बाजार में थोड़ा सा अट्रैक्टिवनेस दिखा रहे हैं। तो दोस्तों हमको लग रहा है कि गिने चुने सेक्टर्स है। पहला तो इंश्योरेंस सेक्टर है, जो काफी बड़ा सेक्टर है, और हमने देखा है कि लाइफ और जनरल में दोनों में जो कंपनीज लिस्टेड है, यहाँ पे निवेश के अच्छे मौके बन सकते हैं। एफएमसीजी सेक्टर है, जो बेसिकली ब्रांडेड गुड्स बनाता है, इसेंशियल प्रोडक्ट्स बनाता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली मौके अच्छे बन सकते हैं। फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कोरोना वायरस से बिल्कुल इफेक्ट नहीं हो चुका है। इनफैक्ट ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे हमने देखा है कि सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिला है। हालांकि ये ग्रोथ भी डेफिनेटली डोमेस्टिक और ग्लोबली मार्केट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पे जो सिग्नल्स मिले हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनीज के नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। इनफैक्ट अभी हाल ही में एलेम्बिक केमिकल्स फार्मा के नंबर काफी अच्छे आ गए, और ये बात को कंफर्म करता है कि आने वाले दिनों में शायद क्वार्टरली नंबर्स भी चौथे तिमाही के और आने वाले साल की फार्मा सेक्टर में शायद आउट परफॉर्मेंस आए। अगला सेक्टर जो अच्छा कर सकता है वो बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स है। हालांकि अभी भी हमने काफी लोगों से और काफी कंपनीज में बात की तो हमको यही जानने में मिला है कि जनवरी के मुकाबले में फरवरी और मार्च में डिमांड थोड़ा सा जरूर कम हो चुका है, लेकिन जब बाउंस बैक आएगा तभी स्पेशलिटी केमिकल्स विल डेफिनेटली डू वेल। तो ये एक सेक्टर आपके फोकस में, रडार में होना चाहिए। और फाइनली सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और आईटी सेक्टर। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एक ऐसा सेक्टर है जो एक इसेंशियल यूटिलिटी सेक्टर बन चुका है, रिटेल के लिए एज वेल एज जो कॉर्पोरेट एस्टेब्लिशमेंट्स है उनके लिए। तो यहाँ पे कभी भी आपको मार्केट में सॉफ्टनेस या निचले लेवल में लेने के लिए मौके मिलते हैं तो उसको जरूर यूज करना चाहिए। और आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लग रहा है कि हालांकि अगले 6 महीने इनके लिए भी दिक्कतें होंगी, क्योंकि यूरोप यूएस ऐसे बड़े मार्केट्स में इनके जो ग्लोबल कस्टमर्स है, ये अभी जब तक नए ऑर्डर्स देते नहीं है और नॉर्मल जब तक आती नहीं है, तब तक हो सकता है कि इनके लिए दिक्कत भरा मामला हो। बट डेफिनेटली आईटी में पोटेंशियल अच्छा है, क्योंकि इनके पास काफी हद तक कैश पोजीशन है, और ये अपने जो ऑपरेशंस है वो अच्छी तरह से ऐसे खराब माहौल में भी मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनीज हमको पसंद है उसमें से जो गिने चुने नाम है, ये प्योर रिकमेंडेशंस नहीं है, बट बेसिकली जिनको लंबा पोर्टफोलियो और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है उनके लिए एक बेसिक यार्डस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताना चाहता हूँ। बेसिकली एसबीआई लाइफ है, एचडीएफसी लाइफ है, हिंदुस्तान लीवर, मरिको, महानगर गैस, सीडीएसएल, अजंता फार्मा, अतुल, दीपक नाइट्राइट, टाटा कंज्यूमर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आईटीसी, टीसीएस, एल&टी टेक्नोलॉजी, थायरोकेयर, ये सारी कंपनीज ब्लू चिप कंपनी है। दोस्तों ये कंपनियां आपको इमिडिएटली कल या परसों खरीदनी नहीं है, आराम से खरीदिए, लेकिन यहाँ पे जरूर अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपको लॉन्गर टर्म में मिल जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमने थोड़ा डिटेल में इस सेक्टर पे इस वीडियो पे हमने आपसे बात की थी। हमारा ये रीजनिंग थी कि काफी लोग अभी कंफ्यूज है कौन सा सेक्टर अच्छा है, कौन सा सेक्टर खराब है। तो हमारी तरफ से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी दे। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों मार्केट की बात करें फाइनली तो हम यही कहेंगे कि मार्केट का जो लेवल है वो अभी देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अभी तक हमको नहीं लग रहा है कि मार्केट्स ने कोई बॉटम बनाया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बॉटम तब बनेगा जब कोरोना का वैक्सीन बनेगा, और उसके लिए हो सकता है कि कम से कम नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स का इंतजार हम सभी को करना है। दूसरी बात, कोई भी इन्वेस्टर को अगर इन्वेस्ट करना है तो बिल्कुल इंडेक्स को अवॉइड करें, क्योंकि इंडेक्स में जो तेजी और बिकवाली है वो बेसिकली न्यूज फ्लो ड्रिवन है। हमने देखा है कि 7,500 से लेके बाजार 9,200 हो गया है, और आगे ऐसी सेल ऑफ रैलीज या रिलीफ रैलीज आपको बहुत देखने को मिलेगी। आपका फोकस उन कंपनीज पे होना चाहिए जो बेसिकली
अच्छे बैलेंस शीट्स है, जिनका बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, जो बिल्कुल कर्जा मुक्त है और जिनके पास काफी कैश है। तो याद रखिए दोस्तों, ये सारी कंपनियां और जो सारे जो सेक्टर्स है वो वही दिखलाते हैं कि जिनके पास अच्छी एबिलिटी है, अच्छा बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है, वही आने वाले 12 महीने का ये जो तकलीफ वाला समय है वो अच्छी तरह से सेल थ्रू करेंगे। तो एक बात तो पक्की है कि ऐसी कंपनीज को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें जहां पे लीवरेज ज्यादा है, कर्जा ज्यादा है, और जहां पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो यानी जो मेन ऑपरेटिंग कैश फ्लो का कंपोनेंट होता है वो बिल्कुल वीक है या नेगेटिव है। यहाँ पे हमको लग रहा है कि मैक्सिमम गेन नेगेटिव अब डेवलपमेंट कंपनीज। तो दोस्तों इसी के साथ हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। हमको ज़रूर बताइए ये वीडियो आपको कैसे लगा। और दोस्तों हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रॉफिट मार्ट एडवाइजरी का, यहाँ पे ज़रूर बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको ये ऐसे रेगुलर अपडेट्स आपको मिले। हमारा जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है प्लस जो टेलीफोन नंबर्स है प्लस वेबसाइट है, ये आपके स्लाइड पे हमने दे दिया है। आपको जो भी फीडबैक देना है हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेरीज आपके हैं वो हम आपके लिए सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू।